कोरोना काल में शिक्षण का माध्यम ऑनलाइन हो गया है। आज इसी क्रम में हम जो साहित्यकारों का परिचय दे रहे थे, उस परिचय के अंतर्गत आज एक नवीन साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनके बारे में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। आज का यह कार्यक्रम शास्त्रीय द्वितीय खंड के विद्यार्थियों के लिए केंद्रित है। सभी विद्यार्थी आज के शिक्षण पर और सुमित्रा नंदन पंत के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था और उनका जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। दुर्भाग्य ये रहा कि पैदा होने के, इनके जन्म के तुरंत बाद, कुछ घंटे बाद इनकी माता श्री चल बसी, अर्थात उनका निधन हो गया और वे मातृ सुख से वंचित हो गए। इनके पिता गंगादत्त पंत और इनकी दादी, इन दोनों की देख रेख में इनका पालन पोषण हुआ। अल्मोड़ा की फूलों की घाटी ही इस सुकुमार कवि की प्रथम पाठशाला बनी, जिसका प्रभाव इनके मानस पर आजीवन बना रहा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई और वहीं इनका नाम गोसाई दत्त से सुमित्रा नंदन पंत हुआ। सन 1918 ईस्वी में वे काशी चले गए और वहां जयनारायण हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने लगे। यही उनका परिचय कवींद्र रविंद्र, सरोजिनी नायडू और अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों के काव्य से हुआ। काशी से लौटकर गर्मियों की छुट्टियों में इन्होंने उच्छ्वास और ग्रंथि की रचना की। 1919 ईस्वी में ये प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हुई, परंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण, अर्थात उनसे प्रभावित होकर इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और स्वाध्याय के माध्यम से ही शिक्षा अर्जन करने लगी। इसी समय रचित छाया और स्वप्न जैसी कविताओं ने काव्य जगत में उनकी धाक जमा दी। सुमित्रा नंदन पंत ने 1907 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक के काल को अपने कवि जीवन का प्रथम चरण कहा है। उसके बाद 1930 ईस्वी तक के काल में पंत जी की जो रचनाएं प्रकाश में आईं, वे उनकी प्रौढ़ रचनाएं मानी जाती हैं। 1931 ईस्वी में पंत जी काला कांकर चले गए और 1940 तक यहीं रहकर उन्होंने काव्य रचना की। यहीं उन्होंने ज्योत्सना काव्य कृति की रचना की। उनके जीवन में गांधीवाद और मार्क्सवाद के द्वंद्व का यही काल था। 1938 ईस्वी में उन्होंने रूपाव नामक पत्रिका निकाली, जिसकी प्रगतिशील साहित्य के विकास और प्रचार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1950 से 1957 ईस्वी तक वे आकाशवाणी के हिंदी परामर्श दाता रहे। उन्होंने सोवियत भूमि का नेहरू पुरस्कार, चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और
कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने का गौरव भी प्राप्त किया है। सुमित्रानंद पंत की काव्य यात्रा को जो हम देखते हैं तो उनकी काव्य यात्रा को हम 3 सोपानों में विभाजित कर सकते हैं। पहली है छायावादी, दूसरी है प्रयोगवादी तथा प्रगतिवादी काल, और तीसरा है आध्यात्मिक काल। सर्वप्रथम हम छायावादी काल की चर्चा करेंगे। इसे वीणा पल्लव काल भी कहा जा सकता है। इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, जो 1920 में प्रकाशित हुई थी, ग्रंथि, इसका प्रकाशन भी 1920 ईस्वी में हुआ था, वीणा, इसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ, पल्लव 1928 ईस्वी में, और गुंजन 1932 ईस्वी में हुआ। गुंजन को छायावाद की प्रौढ़ कृति कहा जाता है। पल्लव कविताओं के साथ पंत जी के काव्य विषयक दृष्टिकोण को व्यक्त करने वाली अपनी पांडित्यपूर्ण भूमिका के लिए भी प्रसिद्ध है। छायावादी काल की कविताओं में छायावाद की लगभग सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। प्रकृति के साथ अंतरंगता, सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण, कल्पना प्रियता, रहस्यमयता, भाषा की लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, अमूर्त उपमानों का प्रयोग आदि विशेषताओं से इन कविताओं का श्रृंगार हुआ है। प्रकृति के प्रति कवि का विशेष मोह ही नहीं रहा, वह उनकी काव्य प्रेरणा भी रही है। उन्होंने लिखा है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से ही मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि को है। इस काल में कवि अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों, जिसमें शैली है, वर्ड्सवर्थ है, कीट्स है, टेनिसन है, इनसे विशेष प्रभावित रहा। प्रकृति के प्रति अपने अगाध मोह के वशीभूत हो इन्होंने नारी सौंदर्य और प्रेम को भी तुच्छ माना है। इन्होंने अपनी कविता में लिखा है, एक बार जब इनसे कहा गया कि आप विवाह कर लीजिए, तो इन्होंने कविता की रचना की और लिखा कि छोड़ द्रमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। निश्चित रूप से सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने परिवर्तन कविता में प्रकृति के सभी कठोर रूपों का भी चित्रण किया है। उनकी नौका विहार कविता में भाषा की चित्रमयता के साथ साथ उनकी गतिशील सौंदर्य चेतना के भी दर्शन होते हैं। छाया, बादल जैसी कविताओं में अमूर्त उपमानों और कल्पना प्रियता का अनूठा प्रयोग हुआ है। मौन निमंत्रण में जिज्ञासा परक रहस्यमयता की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। इस प्रकार यह विवेचना छायावादी काल की रही। अब हम प्रयोग और प्रगतिवादी काल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह उनकी काव्य यात्रा का दूसरा सोपान है। सुमित्रानंद पंत की काव्य चेतना का विकास का दूसरा सोपान है प्रगति प्रयोगवादी काल। इस काल की प्रमुख रचनाएं युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, युगपथ आदि हैं। इस काल की रचनाओं में अनुभूति नहीं, जीवन के यथार्थ की प्रधानता है। भावुकता नहीं, विचार की प्रधानता है। अब उसे
प्रकृति से भी अधिक मानवीय सौंदर्य आकृष्ट करता है। गांधी मार्क्स के प्रभाव से उन्हें नवीन जीवन दृष्टि मिलती है। युगवादी में वे साम्यवाद से प्रभावित सर्वभूत हित और श्रमिकों के शासन की बात करने लगते हैं। निश्चित रूप से ग्राम्या में ग्रामीण जीवन और जनजीवन की ओर दृष्टि डालते हैं। उनका मार्क्सवाद केवल वर्ग संघर्ष तक ही सीमित न रहकर समूचे मानव संघर्ष तक व्याप्त है। वे मार्क्सवाद और गांधीवाद में भिन्नता नहीं देखते। वह बुढ़ा, बे आंखें, ग्रामश्री, मजदूरनी के प्रति वाणी आदि कविताएं उनकी समाजवादी दृष्टि को भली प्रकार उजागर करती हैं। उनकी अतिमा, जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था, एवं कला और बूढ़ा चांद, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था, यह संग्रह प्रयोगवादी और नई कविता के अधिक निकट है। इस काल की रचनाओं की भाषा संस्कृत निष्ठता, अमूर्तता, लक्षणा, व्यंजना और अलंकृति से मुक्त होकर जनसाधारण की भाषा की ओर झुकी है। अपनी वाणी कविता में कवि स्वयं प्रश्न करता है। 2 पंक्तियों में देखिए, उनकी बात समझ में आ जाएगी। तुम बहन कर सको जन मेरा, तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार। दूसरी पंक्ति है, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। मतलब इस कविता में निश्चित रूप से कवि का लक्ष्य आम जन को अपने विचारों से अवगत कराना है, अलंकृत भाषा द्वारा रिझाना नहीं है। इस प्रकार अब हम बात करेंगे आध्यात्मिक कविता के काल की। सुमित्रानंद पंत अपने उत्तर रचना काल में कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर अध्यात्म के क्षेत्र की ओर मुड़ गए हैं। कवि ऐतिहासिक भौतिकवाद और अध्यात्म में किसी प्रकार का विरोध नहीं देखता। ऐतिहासिक भौतिकवाद और भारतीय अध्यात्म दर्शन में मुझे किसी प्रकार का विरोध नहीं जान पड़ा, क्योंकि मैंने दोनों का लोकोत्तर कल्याणकारी सांस्कृतिक पक्ष ही ग्रहण किया है। मार्क्सवाद के अंतर्गत श्रमजीवियों के सुसंगठन, वर्ग संघर्ष आदि से संबंध रखने वाले बाह्य दृश्य को, जिनका स्वाभाविक निर्णय आर्थिक और राजनीतिक क्रांतियां ही कर सकती हैं, मैंने अपनी कल्पना का अंग नहीं बनने दिया है। ये मूल शब्द हैं सुमित्रानंद पंत जी के। इस दृष्टि से मानवता एवं सर्वभूत हित की जितनी विशद भावना मुझे वेदांत में मिली, उतनी ही ऐतिहासिक दर्शन में भी। इस प्रकार कवि अपने काव्य विकास के इस सोपान पर विश्व चेतना, विश्व मानवता के हित की बात करता है। स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, गीत हंस, पतझर, लोकायतन आदि इसी काल की रचनाएं हैं। लोकायतन कवि का वृहद महाकाव्य है, जिसमें कवि ने अपने कल्पित भावी समाज का स्वप्न चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें महात्मा गांधी के अतिरिक्त अन्य सभी पात्र कल्पित हैं। उनका कथासूत्र सांकेतिक एवं आत्मकथात्मक है। काव्य का प्रारंभ प्रकृति चित्रण से होता है, किंतु आगे कवि अपनी दार्शनिक मान्यताओं में सुलझता रहता है। एक आलोचक हुए हैं हिंदी साहित्य में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी।
रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपने शब्दों में पंत जी के बारे में कहा है कि छायावाद की पहली पहचान बनाने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत ही हैं। कवि के प्रकृति के प्रति आत्मीय लगाव को दृष्टि में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंत जी को सभी छायावादी कवियों से विशेष महत्व दिया है। भाषा प्रयोग की दृष्टि से पंत जी अन्य सब कवियों से अलग नजर आते हैं। प्रसाद और महादेवी ने अपनी भाषा में एक ही स्वर रखा है। निराला ने अपनी काव्य भाषा में प्रयोगों की झड़ी लगा दी, परंतु पंत ने काव्य भाषा की विशिष्ट मर्यादा के भीतर रह अपनी आत्मा के संगीत से खड़ी बोली की समस्त खड़खड़ाहट को दूर कर उसे सुकुमारता प्रदान की है। निश्चित रूप से उसे मोम सी मृदुल, रेशम सी स्निग्ध और स्वर्ण नूपुरों से सुखद झंकार वाली बना दिया है। डॉक्टर नगेंद्र ने उचित ही कहा है कि खड़ी बोली का इतना बड़ा विधायक कोई नहीं हुआ। हाँ, सचमुच नहीं हुआ। निश्चित रूप से पंत जी का काव्य के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान है। हिंदी साहित्य उनका ऋणी है। आज की ये चर्चा यहीं विराम लेती है। कल हम दूसरे साहित्यकार पर चर्चा केंद्रित करने का प्रयास करेंगे।